दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। चलिए आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो सिलेबस है, जो कि टर्म 2 के जो एग्जामिनेशंस हैं वो आपके कह सकते हैं सिर पर है। बहुत कम समय बचा हुआ है या फिर कह सकते हैं कि पर्याप्त समय बचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सेशन 2021-22 में यानी जो सेशन चल रहा है उस सेशन में पहले तो सीबीएसई ने आपका 30% कोर्स रिड्यूस किया और फिर उसको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में डिवाइड कर दिया, यानी 50% और 30% मिला के आपके पास सिलेबस बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है। अब इतने सिलेबस को अगर हमें तैयार करना है तो हमारे पास पर्याप्त समय है, यानी आज से लगभग 20 दिन बाद आपके एग्जामिनेशन है। और आपके पास अगर हम बात करें साइंस में तो केवल और केवल 7 चैप्टर्स, जिसमें 2 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री हैं, जिनका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन या कह सकते हैं वन शॉट लेक्चर। यानी एक लेक्चर में एक चैप्टर पूरा 0 से लेकर 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। एक एक टॉपिक का एक एक कंसेप्ट का हम करेंगे बिल्कुल पोस्टमार्टम और फिर इसके बाद हम करेंगे उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की, और फर्स्ट चैप्टर यानी जो टर्म 2 के हिसाब से अगर हम देखें तो वह है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4। क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो यहां पर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स, आइसोमेरिज्म एंड होमोलॉगस सीरीज। यानी अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की तो यहां का लगभग 60% जो पोर्शन है वो रिड्यूस्ड है। जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन हो गया, सल्फिनिफिकेशन आ गया, एस्टरिफिकेशन आ गया, पेट्रोलियम आ गया, कोल आ गया। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये रिड्यूस्ड हैं, यानी इस सेशन में नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए कि इतने टॉपिक के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, जो कि आपका सेशन 2021-22 के लिए डिसाइडेड है, टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, तो कार्बन इज 15th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ। यानी यदि हम बात करें पूरे पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन मात्रा में कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो उसमें जो कार्बन की स्थिति है वो कितनी है, वो है 15th। इसके बाद अगर हम बात करें कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कार्बन की क्या स्थिति है, तो वो है 4th। अगर कार्बन की स्थिति 4th है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन से हैं, तो वो है आपका फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन आता है, सेकंड में हीलियम आता है और थर्ड में आपका ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पर देखो आपको 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे कि कार्बन जो है पूरे यूनिवर्स में 4th नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पे हीलियम है और थर्ड नंबर पे आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, 4th नंबर पे कार्बन है। यानी कार्बन की मात्रा पूरे यूनिवर्स में कह सकते हैं अधिकतम है, पर्याप्त है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसका हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना अवेलेबल है, तो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का परसेंटेज है, कार्बन कंस्टिट्यूट ऑफ ओनली 0.2%। कितना है, 0.2% कार्बन किस रूप में है, अर्थ क्रस्ट में है। अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी के अंदर किस रूप में रह सकता है, तो कार्बोनेट्स के रूप में होगा, कोल के रूप में होगा, पेट्रोलियम के रूप में होगा। और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में है 0.03%, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हो सकता है, या और भी कई सारी छोटी छोटी गैसेस होती हैं जिनके रूप में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 0.05%, 0.05%, यानी लगभग बिल्कुल नॉमिनल। अब आप सोचिए कि कार्बन की जो परसेंटेज है पूरे अर्थ में वो कितनी है, 0.05%। लेकिन यदि हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, तो कार्बन कंपाउंड्स इस संसार में सबसे ज्यादा हैं, और यही रीजन है कि हमें अलग से ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ती है। समझ में आई? मतलब कैसा, मतलब जैसे आपने देखा कि जब साल में पूरे देश का बजट बनता है तो उस बजट में 2 बजट होते हैं। एक बजट होता है आम बजट और दूसरा बजट होता है रेल बजट। अब रेल बजट को अलग से रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना ज्यादा फैला हुआ है, इतने ज्यादा उसमें कर्मचारी हैं, इतना ज्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा उसका सिस्टम है,
जिसकी वजह से रेल बजट को अलग कर दिया जाता है और आम बजट को अलग कर दिया जाता है, जिसमें सारे प्रकार के बजट्स होते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्वरूप है वो बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। जिसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनको हम अलग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में। बाकी जो हमारी केमिस्ट्री है उसको हम अलग स्टडी करते हैं। अब कार्बन के अगर सिंपल से कुछ इंफॉर्मेशन की बात करें तो कार्बन का जो सिंबल है C, सभी को पता है। एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। अगर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहले वाले सेल में 2 हैं और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतनी उसकी क्या होती है, वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। और अगर हम बात करें कार्बन के नेचर की तो कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कार्बन का परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में क्या है और एटमॉस्फेयर में क्या है या टोटल कितना है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब यहां पर कार्बन के लिए एक सिंबल्स की बात करते हैं। जैसे कार्बन को जनरली हम लिखते हैं 6C12। अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब 6 आपका एटॉमिक नंबर है, 12 आपका एटॉमिक मास है और C उसका सिंबल है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो आयन से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास एक कंपाउंड है NaCl, तो NaCl कैसे बना है, तो NaCl आपका Na+ और Cl- से मिलकर बना है। तो Na+ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों आयन से, तो आयन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर, आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे। यानी जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सिंपल सा आपको बता देता हूं कि अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब आपस में जब शेयर करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, so that each atom acquires the stable electronic configuration of nearest noble gas and it is known as covalent bond। सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं कि इस संसार में कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, वो हमेशा स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल कब होगा, जब वो आपके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को ऑब्टेन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर एग्जांपल दिया सोडियम का, तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 281। अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसका जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है इसको कंप्लीट करना है। अब इसके लिए अगर नोबल गैस कन्फिगरेशन की बात करें तो एक तो आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बनाएगा 28 जो कि किसका है, नियॉन का है। और दूसरा यदि 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो 288 जो कि आर्गन का है। अब इसमें कौन सी चीज आसानी से पॉसिबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, जिसकी वजह से सोडियम कन्वर्टेड इनटू Na+। तो इसी तरह कितने भी कंपाउंड्स हमारे पास हैं वो सभी क्या चाहते हैं कि वो स्टेबल हो, और स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं कि वो अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस होता है उसका कन्फिगरेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद, आपका नोबल गैस कन्फिगरेशन ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को सिंपली हम ऐसे डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड को डबल, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में आपका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है जो मैंने आपको यहां पर दिया है, वो है आपका हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन की स्थिति क्या है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन 1 है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 है। अब अगर इन दोनों एटम को नोबल गैस कन्फिगरेशन ऑब्टेन करना है तो इनको नियरेस्ट कौन सा है, हीलियम, जिनका होता है 2। यानी इस वाले एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इस एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यानी ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, अगर लूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो क्या करना है इनके लिए, तो सिंपल सा है कि ये हाइड्रोजन दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों आपस में शेयर करेंगे इस तरह से।
जैसे शेयर करेंगे तो आप देखिए ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और कंपाउंड बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं H2O वाटर। अब वाटर में आपका एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है 2 चलिए इसका होता है 2n6, यानी लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5 6। अब इसको अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना है तो कितने होने चाहिए? 2 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो 2 है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा एक, ये लीजिए, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा ये। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, जिसके बाद जो बॉन्डिंग बनती है वो बनती है इस तरह से, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्डिंग होती है किसकी होती है? H2O की। तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस का, तो ऑक्सीजन गैस में क्या है? दोनों एटम है भाई, इसके पास 2 2 4 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। अब दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? कोई ट्रांसफर तो कर नहीं रहा, तो ये क्या करेंगे? आपस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, जिसके बाद इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है और एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस। इसका अगला एग्जांपल में क्या और दे देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। कार्बन के पास क्या होता है? तो आपको पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4, और कार्बन को रिक्वायरमेंट कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब यदि ऑक्सीजन के साथ ऑब्टेन करता है तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, तो कैसे बनाएगा? तो ये आपका कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। अब इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी और इसके भी, जिसके बाद आपका कंपाउंड बन जाता है CO2। तो जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की होती है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह आते हैं हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में वही होता है कि जैसे नाइट्रोजन का हमने यहां पर एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों नाइट्रोजन के एटम है, दोनों में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों में रिक्वायरमेंट कितने? 3 एटम्स की है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। क्लियर है? अब 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे, जिसके बाद इसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होगा और इसके बाद भी ऑब्टेन हो जाएगा, और यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तब जाके आपका जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस वो कंप्लीटली फॉर्म होगा। तो सिंपल सा है कि जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें 2 चीजें इसमें आती हैं कि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोई भी, जैसे मेरे भी अब एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे CH4 मेथेन है, तो मेथेन में कार्बन के पास चारों तरफ से क्या है? हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, यानी जो बॉन्डिंग है ये तो स्ट्रॉन्ग है, बट विद इन द मॉलिक्यूल्स, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ स्मॉल, यानी जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो लो होता है। तो सिंपल से या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं कोई भी आयनिक कंपाउंड की, जैसे NaCl की, तो NaCl में Na पॉजिटिव Cl निगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स का लो होता है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं मॉल्टेन स्टेट में,
लेकिन जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझ लेना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम बाय शेयरिंग इज नोन एज कोवैलेंसी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं CH4, तो CH4 में क्या हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने देखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में दो दो इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो इनकी कोवैलेंसी 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन में हमने देखा था, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग थी 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, इट इज डिफिकल्ट टू कार्बन टू लूज गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। यानी कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है कि गेन किया और उसके पास -4 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हुआ, या ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है कि उसके पास +4 ऑब्टेन हो। ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। उनका रीजंस हैं। पहला रीजंस ये है कि अगर हम बात करें कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो 4 इलेक्ट्रॉन यदि कार्बन गेन करता है तो आपको पता है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 6 हैं। अगर उसने गलती से 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। लेकिन अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन तो 6 हैं, तो ये जो आपके 6 प्रोटॉन्स हैं ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है तो उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए, तो एनर्जी कम होने की वजह से ये होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ गेन नहीं कर सकता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? भैया कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब कार्बन यहां पर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसे लूज करना है तो उतनी एनर्जी नहीं होती है, जिसकी वजह से यह भी पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कार्बन कभी भी आयन फॉर्म नहीं करता है, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हो, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, जब ये होता नहीं तो फिर होगा क्या? वही शेयरिंग, जिसकी वजह से कार्बन हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, यानी हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, गिव रीजन। व्हाट इज द रीजन कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड? क्या रीजन है कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है? तो सबसे अच्छा रीजन यही है कि भैया ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना तो गेन कर सकता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या है? तो कार्बन ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। अब डिफरेंट फॉर्म्स क्या होता है? तो डिफरेंट फॉर्म्स में एक ही रीजन है कि एलोट्रॉप जितने भी हैं, चाहे वो डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे फ्लोरीन हो, ये सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं। बट कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं और ये डिफरेंट फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे डायमंड की, तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम जो है वो अगले 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड रहेगा। इस तरह से ये कार्बन एटम अगले 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड रहेगा, इस तरह से ये कार्बन एटम भी अगले 4 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा, इस तरह से ये कार्बन भी अगले 4 कार्बन से इस तरह से बॉन्डेड रहेगा। यानी एक कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और ये स्ट्रक्चर जब किसमें? फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो क्या बन जाता है? डायमंड बन जाता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर डायमंड की प्रॉपर्टीज कार्बन से डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। क्लियर है? चलिए इसी तरह हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड ऑफ 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी यहां पर एक कार्बन जो है वो अगले 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, इस तरह से। अब 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड रहेगा तो फिर कैसे इसका क्या बोल सकते हैं इसको, जो इसका नोबल गैस कैसे ऑब्टेन होगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहां पर किसी भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं?
तो सिंगल और डबल बॉन्ड किस में होते हैं? तो ये होते हैं आपके ग्रेफाइट में। मैंने आपको यहां पर बता दिया। क्लियर है? दूसरी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पूछी जाती हैं। आगे लिखा हुआ है बॉन्डेड टू 3 others carbon atoms in the same plane given in hexagonal array। मतलब कैसा कि इस तरह से हेक्सागोनल एरे में इस तरह से क्या होता है? बॉन्डेड होता है। और इसके बाद एक के ऊपर एक ऐसी कई सारी लेयर्स होती है। इसके ऊपर फिर एक लेयर आ जाएगी, फिर इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, फिर इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है किसका? ग्रेफाइट का। एंड दीज हेक्सागोनल एरे आर प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव अदर, इस तरह से। और यही रीजन है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रेफाइट इज स्मूथ, स्लिपरी एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं। कौन सा एलोट्रॉप है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? या ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज होती है कि एक कार्बन अगले 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा एलोट्रॉप है वो है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फ्लोरीन आर अनदर class of carbon allotropes and the first one to be identified was C60। यानी एक कार्बन अगले 60 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। मतलब एक साथ नहीं, एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है फ्लोरीन का। अब यहां पर 60 कार्बन का सेट है और ये कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। और बॉन्डेड होने के बाद एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर देखो, मैं स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की बात कर रहा था तो ग्रेफाइट में मैंने क्या बताया था? ये आपका हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड है, तीसरे स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड है और इस तरह से इसका एक लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया। इसी तरह तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, अलग अलग लेयर्स होंगे जो कि आपका ग्रेफाइट का निर्माण करते हैं। अब यहां पर किसी भी कार्बन को देख लो, किसी भी कार्बन को वो अगले 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ। लेकिन अगर हम बात करेंगे डायमंड की तो डायमंड में कोई भी कार्बन, ये कार्बन है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके, यानी एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन के एटम के साथ बॉन्डेड होता है। तो यहां पर तीनों में बेसिक डिफरेंस है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्सटाइल नेचर क्या है? तो वर्सटाइल नेचर को एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे अब एक बात करते हैं, वर्सटाइल मतलब होता है किसी भी रोल में किसी के साथ भी कंफर्ट फील करना। जैसे अगर हम मूवीज की बात करते हैं तो अनुपम खेर। अनुपम खेर एक ऐसा कैरेक्टर है, आप उसको किसी भी कैरेक्टर में ले लीजिए, चाहे आप उसे खलनायक बना दीजिए, चाहे विलेन बना दीजिए, चाहे हीरो बना दीजिए, चाहे हीरो के पापा बना दीजिए, चाहे हीरोइन के पापा, कुछ भी कैरेक्टर दे दीजिए, हर कैरेक्टर में फिट बैठता है। ये उसका वर्सटाइल नेचर है। तो कार्बन के पास भी ऐसा वर्सटाइल नेचर है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वो ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है। जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन अपने साथ जुड़ जाता है। जैसे अब ये कार्बन एटम है तो ये अगले कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया, ये कार्बन अगले कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया, ये कार्बन अगले कार्बन के साथ, ये कार्बन अगले कार्बन के साथ, यानी ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से आपके नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा मतलब होता है 4, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कार्बन एक साथ 4 एटम के साथ, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो, चाहे ऑक्सीजन के साथ हो, चाहे अदर कार्बन एटम के साथ हो, कंबाइन कर सकता है, जिसकी वजह से यहां पर भी ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि कार्बन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी कर सकता है, सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स भी होते हैं, आपस में इनकी बॉन्डिंग हो सकती है। यह भी एक रीजन है इसका वर्सटाइल नेचर का। और लास्ट है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूल तो एक ही है, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक ही है, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। चलिए आइसोमेरिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो इफ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 or more स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज,
यानी कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जैसे यहां पर एग्जांपल लिया C6H5, तो C6H5 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, तो ये है आपका पेंटेन का। लेकिन पेंटेन का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको हम सीधे बोल सकते हैं दैट इज पेंटेन। ये आपका क्या है, पेंटेन है। यहां पर आप देखिए तो यहां ये भी आपका पेंटेन का ही स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो जब स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट हो, यानी जिसमें कहीं भी ब्रांच मतलब सीधा जा रही थी, अब यहां पर एक ब्रांच निकल आई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब आइसो जब पेंटेन इसका नाम हो गया तो इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। इसी तरह जब दो ब्रांच एक साथ निकल आए, ये सीधी जा रही थी, एक ऊपर निकल गया एक नीचे निकल गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन जी। तो अब देखिए यहां पर पेंटेन का जो फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और इसकी वजह से भी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। अब आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर 3 मिल रहे हैं, तो जब स्ट्रक्चर 3 मिल रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, मतलब 3 कंपाउंड और भी जनरेट हो गए। क्लियर है, पेंटेन के साथ आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, तो इसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। What is hydrocarbons? तो हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड दिस कैटेगराइज्ड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपने पहले से पढ़ा था। सैचुरेटेड मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड कौन होगा, जैसे ये कार्बन अगले 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो अब यहां पर ये सेटिस्फाइड सैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि अब इसमें कोई भी अनदर एटम या अनदर हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें दूसरी जगह अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में जैसे मान लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और यहां पर मान लेते हैं 2 एटम इधर कनेक्टेड। अब यहां पर अगर हम इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो C2H4 ऐसा मान लेते हैं, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से यदि हम 2 हाइड्रोजन और इसमें प्लस करना चाहें तो हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड दीस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड केवल अवेलेबल है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और उसको हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स। एंड दीज आर टुगेदर कॉल्ड एल्केन्स, और ये क्या कहलाते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं, जिनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2। यानी इस फॉर्मूले से अगर कोई भी कंपाउंड मैच करता है तो इसका मतलब वो सभी क्या है, सिंगल बॉन्डेड हैं, और सिंगल बॉन्डेड को हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट के, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मींस डबल और ट्रिपल बॉन्डेड, जैसे दिस कंपाउंड कंसिस्ट सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, यानी जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसमें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी होंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, तो उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एल्कीन्स कहते हैं, और उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n को यदि हम लिखेंगे तो C2H4। अब C2H4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और 2 हाइड्रोजन आपके इस तरह से बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी है, इसलिए हम इसका क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और इसको हम बोलते हैं एल्कीन्स। और फॉर्मूला क्या है, CnH2n, यानी नंबर ऑफ कार्बन जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल होते हैं। इसी तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स की बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं एल्काइंस। क्या बोलते हैं, एल्काइंस। और एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यानी यदि हम कंपाउंड्स की बात करें तो C2H2
H2। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन इधर बॉन्डेड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस। एल्काइंस क्लियर है। तो ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोलॉगस सीरीज, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम। एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो होमोलॉगस सीरीज इज अ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या प्रॉपर्टी है, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सिंपल सी बात है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। विच द सक्सेसिव मेंबर डिफर्ड बाय CH2, जिनके बीच में CH2 का डिफरेंट है। CH2 मींस 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। या ग्रुप ऑफ 14 मास यूनिट, या इसके हम मास यूनिट की बात करते हैं तो 12 + 2 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हम लेते हैं जनरल फार्मूला सीरीज किसका, CnH2n+2, CnH2n+2, या कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम यहां पर ले रहे हैं एल्कोहल। अब एल्कोहल में यह है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये कंपाउंड्स की एक सीरीज है। अब इस सीरीज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहला तो सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब यहां पर भी OH है, यहां पर OH, यहां पर हर जगह क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, बिल्कुल। यहां पर देखो CH2 ऐड है, यहां पर 2 CH2 ऐड है, यहां पर 3 CH2 ऐड है, यानी CH2 का क्या है, डिफरेंस। और तीसरी क्या है कि भाई जब सब में अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है अल्कोहल से। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है होमोलॉगस सीरीज में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और CH2 का डिफरेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंतिम टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज। क्या क्या है, तो फर्स्ट तो यही है, कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला, यानी कोई भी सीरीज होगा एक जनरल फार्मूला उसको रिप्रेजेंट करेगा और उसी जनरल फार्मूले में पूरे कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है, चाहे वो आपके जैसे अभी हमने जो एग्जांपल्स की बात की थी CnH2n+1 OH, चाहे एल्केन्स की बात करें, एल्केन्स की बात करें या एल्काइंस की बात करें या किसी की भी बात करें, कोई भी होमोलॉगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होगा। सेकेंड, CH2 का डिफरेंस होगा, 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। थर्ड, द कंपाउंड्स ऑफ सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों, बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज शो द ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। किस वजह से चेंज है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। भाई जब CH2 का डिफरेंस है, CH2 ऐड हो रहा है 14 AMU, तो उसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है। जब मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, चाहे उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, डेंसिटी की बात करें, ये सारी चीज में थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस आती है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड का 1 शॉर्ट रिवीजन लेक्चर, जहां पे हमने डाउट क्लियर करे आपके एक एक टॉपिक के, क्योंकि आपने पहले से पढ़े थे, लेकिन फिर से अगर एक बार रिवाइज हो जाएगा तो उम्मीद है कि आपका जो परसेंटेज है वो कम से कम 10% तक इंक्रीज हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज का, जहां पर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के और उनके सॉल्यूशंस के। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। अब आपकी बारी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो सीधे आपके नोटिफिकेशन में फटाक से आपका वीडियो का लिंक आ जाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाए। यदि आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो यू कैन लाइक, पसंद कर सकते हैं, लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इससे रिलेटेड, ये जो कंटेंट्स हमने डेवलप किए हैं, जो खुद तैयार किए हैं, यदि आप चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट scientificknowledge.in। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।